मार्च 2025 मुस्कान सौरभ ब्लू ड्रम केस, मई 2025 सोनम और राजा रघुवंशी केस, जून 2026 सिया गोयल केतन अग्रवाल मर्डर केस। ये वो नाम है जिन्होंने पिछले 2 साल में देश भर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। कहा गया कि इन लड़कियों ने तो देश में जैसे एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेंड आजकल का नहीं है। और मुस्कान, सोनम और सिया से 10 साल पहले भी एक भयानक हत्याकांड से इस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी थी, जहाँ एक पत्नी ने हवस और लालच में अंधे होकर अरबपति NRI हस्बैंड की निर्मम हत्या की थी। वहाँ लाश ठिकाने लगाने का तरीका इतना भयानक था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आज भी ये केस कर्नाटक के जघन्य अपराधों में गिना जाता है। आज की कहानी है भास्कर शेट्टी की। भास्कर कर्नाटक की उडुपी के रहने वाले थे। भास्कर शेट्टी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। वो उडुपी में दुर्गा इंटरनेशनल होटल के साथ साथ सऊदी अरब में 7 सुपरमार्केट चेन के मालिक भी थे। 52 वर्षीय NRI बिजनेसमैन भास्कर शेट्टी उडुपी में भी कई प्रॉपर्टीज के मालिक थे। उनके परिवार में 46 वर्षीय पत्नी राजेश्वरी और 20 साल का बेटा नवनीत शेट्टी था। माँ गुलाबी शेट्टी और अपने भाई बहनों से भास्कर के बहुत अच्छे संबंध थे। बिजनेस के चलते भास्कर शेट्टी ज्यादातर सऊदी अरब में ही रहते थे, पर नियम से वो अपनी माँ से बात करना नहीं भूलते थे। उनकी एब्सेंस में पत्नी राजेश्वरी होटल दुर्गा का कामकाज संभालती थी, लेकिन राजेश्वरी को अपने ससुराल वालों से कोई ज्यादा लगाव नहीं था। भास्कर के विदेश में रहने से राजेश्वरी और 20 साल के बेटे नवनीत पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। बिना रोक टोक किए दोनों खुले हाथ दौलत खर्च करते थे, या यूँ कहें कि पैसों के मामले में इनकी आदतें बिगड़ी हुई थी। 2015 तक सब कुछ नॉर्मल ही था। इसी बीच नवनीत की तबीयत खराब रहने लगी। वो बार बार बीमार हो जाता था। तब किसी ने राजेश्वरी को पंडित या ज्योतिषी को नवनीत की कुंडली और ग्रह दशा दिखाने को कहा। तब राजेश्वरी एक ज्योतिषी निरंजन भट्ट के संपर्क में आई। निरंजन भट्ट ने ज्योतिष विद्या के हिसाब से कुछ उपाय बताए और फिर शुरू हुआ पूजा पाठ और हवन का सिलसिला। इत्तेफाक से सबके बाद नवनीत की तबीयत में सुधार होने लगा। इससे निरंजन पर राजेश्वरी का विश्वास बढ़ता चला गया, लेकिन सबके साथ ही बढ़ने लगी इन दोनों के बीच नजदीकियां। पति के एब्सेंस में अकेली राजेश्वरी को निरंजन के रूप में एक साथी मिल गया था। कोई रोक टोक न होने से ये रिश्ता गहरा होता चला गया। बेटे नवनीत को भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो तो अपनी माँ की छत्रछाया में पिता की दौलत से खेल रहा था। राजेश्वरी काली माँ की भक्त थी। एक बार वो बेंगलुरु में काली माँ के मंदिर में दर्शन करने गई तो नवनीत और निरंजन को भी साथ लेकर गई। फिर दर्शन के बाद ये तीनों मुंबई चले गए, जहाँ नवनीत अपने कजन्स के घर रहने चला गया। लेकिन राजेश्वरी और निरंजन मुंबई के एक लॉज में साथ ही ठहरे थे। दोनों के संबंध अब सारी हदें पार कर चुके थे। शुरू में तो भास्कर के घर वालों को निरंजन पर कोई शक नहीं था, पर धीरे धीरे राजेश्वरी और निरंजन के संबंधों की खबरें बाहर आने लगी। राजेश्वरी अक्सर निरंजन को महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करती थी। कपड़े, घड़ियां, एक महंगी गाड़ी के साथ साथ उडुपी के नंदी गेट में एक बड़ा घर भी निरंजन के लिए खरीदा गया था। इसी घर से वो अपनी ज्योतिषी की दुकान चलाता था। यहाँ वो अपने यजमानों के लिए पूजा पाठ, हवन यज्ञ जैसे धार्मिक काम करता था। निरंजन के माँ बाप भी इस घर में उसके साथ ही रहते थे। कुछ टाइम बाद ही इन दोनों के नाजायज संबंधों की खबर सऊदी अरब में भास्कर शेट्टी के कानों तक भी पहुंची। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। कुछ भी करने से पहले उसने उडुपी में अपने जानकारों की मदद से सबूत जुटाने शुरू किए। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले भास्कर सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहते थे। जब इस मामले में सभी जरूरी सबूत इकट्ठे कर लिए गए तब मई 2016 में भास्कर शेट्टी उडुपी लौट आते हैं। घर पहुंचकर वो राजेश्वरी से इस मामले में पूछताछ करते हैं तो राजेश्वरी बुरी तरह से चौंक जाती है। पहले वो साफ साफ इनकार कर देती है, पर फिर भास्कर ने उसे फोटोज, मनी एक्सपेंसेस और बाकी सबूत दिखाए, लेकिन इसके बावजूद राजेश्वरी हर इल्जाम से इनकार करती रही। वो साफ मुकर जाती है कि ये सब झूठ है, कोई उसे बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। इनका बेटा नवनीत भी राजेश्वरी के झूठ में माँ का साथ देता है। राजेश्वरी अपनी स्किन प्रॉब्लम का बहाना बनाते हुए कहती है कि इसके इलाज के लिए ही वो निरंजन से मिला करती थी। भास्कर शेट्टी उस वक्त बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं से पति पत्नी के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ गए थे। भास्कर ज्यादातर टाइम घर की बजाय अपने होटल दुर्गा में ही रहते थे, लेकिन अब राजेश्वरी को इस बात का एहसास हो गया था कि पति को सब कुछ पता चल गया है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। सबूत होने से पति कभी भी तलाक दे सकता है। हो सकता है कि वो राजेश्वरी
को जायदाद से बेदखल कर दे और उसके साथ साथ बेटे को भी कुछ ना मिले। इतने सालों से बिना किसी रोक टोक दौलत लुटाने की आदत माँ बेटे को पड़ चुकी थी। राजेश्वरी को पति की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस, होटल, सुपरमार्केट चेन हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। वैसे भी भास्कर ने वापस आने के बाद उनके खर्चों पर सख्ती से रोक लगा दी थी। परेशान होकर माँ बेटे ने इस सब से बचने के उपाय सोचने शुरू कर दिए। इसमें निरंजन भट्ट को भी शामिल किया गया, क्योंकि निरंजन भी इनकी तरह दौलत और हवस का आदी हो चुका था। उसे भी इस अय्याशी की लत लग चुकी थी। कैसे अरबों की दौलत पर उनका हक बना रहे, इसका एक ही उपाय था, भास्कर को रास्ते से हटाना, क्योंकि भास्कर के जीते जी अब ये मुमकिन नहीं था। निरंजन भी इससे सहमत था। वो भी इस फैसले में साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब भास्कर को कैसे मारा जाए, इसके कई तरीके सोचे जाते हैं। जहर देकर, पानी में डुबोकर या गोली मारकर। इसके लिए निरंजन भट्ट और नवनीत ने पिस्तौल खरीदने की भी कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सके। जुलाई 2016 में भास्कर ने अपने वकील को बुलाकर एक नई वसीयत लिखवाई, जिसमें लिखा गया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी चल संपत्ति मेरी माँ के नाम कर दी जाए। अगर मेरी माँ की मौत मुझसे भी पहले हो जाती है तो मेरी संपत्ति मेरे भाई बहनों में बांट दी जाए और मेरा सारा बिजनेस मेरे भाइयों के नाम कर दिया जाए। लेकिन मेरी पत्नी राजेश्वरी और बेटे नवनीत का मेरी संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई हक नहीं होगा। अब भास्कर शेट्टी की संपत्ति में बहुत कुछ था। घर, गाड़ियां, दुर्गा होटल, ज्वेलरी के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पर थी, जिसमें कई कमर्शियल बिल्डिंग्स थी। बैंक में सेविंग में बहुत सारा पैसा था। इंश्योरेंस पॉलिसीज थी और खासकर सऊदी अरब में फैला सुपरमार्केट का चेन। कुल मिलाकर ये अरबों का मामला था। भास्कर शेट्टी ने वसीयत में साफ तौर पर पत्नी और बेटे को कुछ भी ना देने की बात कही थी। एक तरह से उन्हें जायदाद से बेदखल ही कर दिया गया था। अब जल्दी ही इस नई वसीयत की खबर राजेश्वरी को भी मिल गई। अभी तक जिसका डर राजेश्वरी को सता रहा था, अब वो सब सच होने जा रहा था। पति ने उसे और बेटे को अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। इस दौलत के बिना ऐशो आराम की जिंदगी कैसे कटेगी, यही डर उसे सता रहा था। जब बेटे नवनीत को भी इस नई वसीयत का पता चला तो वो भी गुस्से से पागल हो गया था। अब इन्होंने जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। वसीयत अमल में आने से पहले ही उन्हें भास्कर शेट्टी को रास्ते से हटाना था, क्योंकि अगस्त में भास्कर शेट्टी वापस सऊदी अरब लौटने वाले थे। अब राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन तीनों ने मिलकर साजिश तैयार की। 28 जुलाई 2016 को 3 बजे के करीब भास्कर शेट्टी होटल दुर्गा से अपने घर आते हैं। घर आकर वो बाथरूम में नहाने चले जाते हैं। जब वो नहाकर बाहर आते हैं तो राजेश्वरी, बेटे नवनीत और निरंजन भट्ट को एक साथ कमरे में खड़ा देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते या करते, उनकी आंखों में धोखे से पेपर स्प्रे छिड़का जाता है। दर्द से तड़पते और लड़खड़ाते भास्कर के सिर पर राजेश्वरी लोहे की रॉड से वार करती है। भास्कर सिर पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। तब नवनीत और निरंजन उनके हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती उन्हें जहर पिलाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद और जहर उनके मुंह में उड़ेला जाता है। मरने की तसल्ली के लिए भास्कर की बॉडी को उठाकर पानी से भरे हुए बाथ टब में डुबो दिया जाता है। कुछ देर में ही भास्कर शेट्टी दम तोड़ देते हैं। अब ये तीनों अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। रात होने पर ये तीनों भास्कर की लाश को एक कार की डिक्की में डालकर नंदी गेट में निरंजन भट्ट के घर ले जाते हैं। निरंजन भट्ट का ये घर आबादी से काफी दूर था। इस साजिश को अंजाम देने से पहले ही निरंजन ने अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और उनकी तीमारदारी के लिए पिता को भी वहीं रहने को कहा था। ये सब इनकी साजिश का ही हिस्सा था। निरंजन का घर अब बिल्कुल खाली था। इस घर को निरंजन अपनी पूजा पाठ और ज्योतिष संबंधी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। वहाँ एक बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया ताकि उसमें लाश को फिट किया जा सके। चिता की तरह लकड़ियां सजाकर, कर्पूर और घी डालकर लाश को जलाने का काम शुरू हुआ। इसमें बाकायदा घंटियां बजाकर मंत्रोच्चारण के साथ एक यज्ञ के रूप में सारी प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि कोई सुने तो उसे यही लगे कि कोई हवन या पूजा चल रही है। लाश को जल्दी जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल भी किया गया। इसी बीच राजेश्वरी का ड्राइवर राघवेंद्र वहां आ पहुंचा तो हवन कुंड से आती अजीब गंध से वो चौंक उठा, जो यकीनन इंसानी मांस के जलने की गंध थी। उसने जब पूछा तो राजेश्वरी ने कहा कि बेटे नवनीत की सेहत के लिए ये यज्ञ हो रहा है। इसमें 9 मुर्गों की बलि दी गई है।
उसी की बदबू आ रही है। तब राघवेंद्र चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कई घंटों तक ये हवन चलता रहा। लाश के पूरी तरह से जलने के बाद अब राख ठंडी होने का इंतजार किया जाता है। राख ठंडी होने पर इन लोगों ने उसमें से हड्डियां चुननी शुरू की ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन इसी बीच राघवेंद्र एक बार फिर से अंदर आया और मना करने के बावजूद वो सबको समेटने में इनकी मदद करने लगा। इसी बीच उसकी नज़र इंसानी हड्डी पर पड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन अब इन तीनों ने उसे धमकाना शुरू किया। वो उसे बताते हैं कि ये भास्कर शेट्टी की लाश की हड्डियां हैं। अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसे भी मार दिया जाएगा और नहीं तो वो भी कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जाएगा। लेकिन अगर उसने साथ दिया और अपना मुंह बंद रखा तो उसे तगड़ा इनाम भी दिया जाएगा। अब बचने का कोई रास्ता न दिखते हुए और पैसों के लालच में राघवेंद्र ने उनका साथ देने का फैसला किया। सारी हड्डियां चुनने के बाद घर से 15 किलोमीटर दूर नंदलाइट की एक नदी में ये अवशेष बहा दिए गए। इसके बाद ये सभी आराम से अपने अपने घर जाकर सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब इन्हें सिर्फ उस नई वसीयत को रोकना था। 29 जुलाई 2016 को भास्कर की माँ, जो रोज अपने बेटे से फोन पर बात करती थी, उन्होंने कई बार बेटे को फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर माँ ने घर पर राजेश्वरी को फोन किया तो राजेश्वरी ने गुस्से में कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि भास्कर तो घर ही नहीं आया। माँ को राजेश्वरी की बातों से कुछ शक होता है। बहू के अफेयर और बेटे से झगड़े की भनक माँ को पहले से थी। इसीलिए माँ ने बिना देर किए मणिपाल पुलिस स्टेशन में भास्कर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने बहू और पोते पर अपना शक भी जाहिर किया और उसका कारण बताते हुए पुलिस को सारी कहानी भी बताई। माँ को डर था कि बेटे को कुछ हो न गया हो। पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। राजेश्वरी और बेटे से भी पूछताछ हुई तो उन्होंने कुछ भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। अब इतने बड़े उद्योगपति के परिवार पर बिना सबूत हाथ डालना बहुत मुश्किल था। छानबीन में पुलिस को निरंजन भट्ट का पता चला। फौरन उसे उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती से ही निरंजन टूट गया, लेकिन वो इस कांड की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। पूछताछ के दौरान ही घबराहट में उसने अपनी पहनी हुई हीरे की अंगूठी निगल ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। अब एक बार फिर से निरंजन से पूछताछ शुरू हुई। तब उसने सारी कहानी पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने राजेश्वरी और नवनीत को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो लगातार खुद को निर्दोष ही कहते रहे। 10 अगस्त 2016 को भास्कर शेट्टी की अस्थियां एक नदी से बरामद कर ली गई। इसी बीच राघवेंद्र को भी पकड़ा गया, लेकिन उसने यही कहा कि उसे कत्ल की कोई जानकारी नहीं थी। उसे सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। पुलिस का शक निरंजन भट्ट के पिता पर भी था कि क्या वो भी इस कांड में शामिल है, लेकिन पूछताछ के दौरान ही पिता की मौत हो गई। इसीलिए सिर्फ 4 ही गिरफ्तारियां हुई। राजेश्वरी, निरंजन भट्ट, नवनीत और राघवेंद्र। 30 नवंबर 2016 को सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। राजेश्वरी ने बेल लेने की भरकस कोशिश की। उडुपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 28 दिसंबर 2016 को राजेश्वरी की बेल एप्लीकेशन रद्द कर दी। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राजेश्वरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। लेकिन बाद में 23 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट से राजेश्वरी को कई शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। इसी बीच उडुपी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला चलता रहा। 8 जून 2021 को उडुपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राजेश्वरी, नवनीत, निरंजन भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन ड्राइवर राघवेंद्र को बरी कर दिया गया। इस फैसले को राजेश्वरी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसका केस चल रहा था, लेकिन इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। भास्कर शेट्टी की हत्या का ये मामला उडुपी और मंगलुरु के इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक है। ये घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंसान पैसों के लालच और हवस में अंधा हो जाता है और सारी हदें पार कर देता है। जिस पति के कमाए पैसों पर राजेश्वरी और बेटा नवनीत अय्याशी कर रहे थे, वही अब उन्हें खटकने लगा था। उन्हें पति नहीं, सिर्फ उसकी दौलत चाहिए थी। राजेश्वरी चाहती तो अपनी गलती सुधार सकती थी। माफी मांगकर बातचीत से शायद कोई हल निकल जाता, लेकिन उसने अपनी हवस की आग में अपने बेटे का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। अपने हर अपराध में उसने बेटे को भागीदार बनाया और 20 साल की उम्र में ही उसे उम्र भर के लिए शेर की सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।